हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बिहार बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं लोग। अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं लोग, और इसके आगे हम लोग पॉलिटी को चालू करेंगे लोग। ठीक है। तो कल हम लोग मूर्ति के बारे में पढ़े थे लोग, और आज हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ेंगे लोग। ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है स्थापत्य कला। तो आइए इसको हम लोग आगे पहले जान लेते हैं लोग स्थापत्य कला के बारे में। देखिए, ये स्थापत्य कला ये टॉपिक है। इसके में भारत में स्थापत्य कला में मंदिरों के निर्माण की शैली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। यानी कहने का मतलब जितने मंदिर का निर्माण हुआ है कौन से कला में हुआ है? स्थापत्य कला में हुआ है। ठीक है। देखिए, भारत में प्रमुख रूप से मंदिरों के निर्माण की जो शैली है वह मौर्य काल से प्रारंभ होती है। कहने का मतलब भारत में जितने भी मंदिर का जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से, ठीक है, वो कौन से काल से प्रारंभ हुआ है या कौन से वंश से? तो मौर्य वंश से या मौर्य काल से क्या हुआ है? प्रारंभ होती है। ये गुप्त काल में अपने चरम पर होती है। एवं गुप्त काल में अपने चरम पर यानी अधिक। चरम का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कोनो चीज़ होता है या दोस्ती में झगड़ा हो जाता है, क्या बोलते हैं? ते अपन चरम सीमा पार करता रहे। ठीक है। यानी कहने का मतलब जो गुप्त काल में होता है सबसे अधिक हो गया था उस समय। मंदिरों का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की, यानी कहने का मतलब जितने भी मंदिर बनाए जा रहे हैं इस समय, ठीक है, वर्तमान में वो कौन से काल की है? गुप्त काल के रूप आकृति को दिया जा रहा है। ठीक है। तो आइए हम उसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं लोग। देखिए, जैसे लिखा है मंदिर निर्माण की शैली। तो देखिए, सबसे पहले मंदिर को निर्माण 3 शैलियों में किया जाता था। आप लोगों को बताते चले। पहला जो होता था ना नागर शैली, दूसरा होता था विमानन शैली, ठीक है, जिसे द्रविड़ शैली भी कहा जाता था, और तीसरा होता था बेसर शैली। ठीक है। ये 3 होता था, और मूर्ति में भी 3 था। तो आइए हम लोग सबसे पहले नागर शैली से शुरू करते हैं। ठीक है। नागर शैली की जो मंदिर होती थी ना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मगर यहाँ पर नागर शैली लिख के आप लोग डैश कऽ के, ठीक है, डैश कऽ के लिखिएगा लो या अपना नोट्स बनाइएगा लो। देखिए, हम आप लोग को समझाते हैं। जो नागर शैली का मंदिर है ना, उत्तर भारत में देखने को मिलता है। कहाँ? उत्तर भारत में। यह उत्तर भारत में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। और ये उत्तर भारत में कहने का मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक मिलते हैं। किस शैली का निर्माण? तो नागर शैली का। ठीक है। देखिए, नागर शैली के मंदिर का जो गुंबद होता है वह नीचे चौड़ा होता है। क्या होता है? नीचे चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर जाता है पतला होते जाता है। और जैसे जैसे मान लीजिए आप लोगों को नागर शैली का मंदिर को पता लगाना है, कैसे पता लगाइएगा लोग? तो देखिएगा, जो उसका गुंबद होगा ना, नीचे क्या होगा? चौड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वो क्या हो जाएगा? पतला होते जाएगा। यह गुंबद रेखीय होता है, जिसे शिखर कहा जाता है। और ये गुंबद क्या होता है? रेखीय होते हैं, एक रेखा की तरह होता है, जिसे शिखर के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। शिखर के ऊपर एक रिंग बना दिया जाता है, जिसे आमलक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? आमलक कहा जाता है। और आमलक के ऊपर एक कलश रखा जाता है। और आमलक के ऊपर क्या रखा जाता है? एक कलश रखा जाता है, और कलश के बगल में एक ध्वज को रखा जाता है। और कलश के बगल में क्या रखा जाता है? एक ध्वज को रखा जाता है। आप लोग जो ये राम मंदिर बन रहा है ना, राम मंदिर जो है ये नागर शैली की थी है। कौन सी शैली का मंदिर है? तो नागर शैली की मंदिर है। ठीक है। आप देखिएगा वहाँ पे ऊपर धीरे धीरे एक कलश को, गुंबद यानी कलश रखा जाएगा। उस कलश को नीचे पतला करके धीरे ऊपर, नीचे चौड़ा करके ऊपर धीरे धीरे पतला किया जाएगा। जस्ट उसके बगल में एक ध्वज को फहरा दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ऐसा होगा किसी मंदिर में, तो आप लोग समझ जाइएगा लोग कौन से नागर शैली का मंदिर है। अक्सर आप लोग जब भोलेनाथ का मंदिर देखते हैं होंगे लोग, तो उसमें अधिकांश आप लोग को क्या हुआ? नागर शैली का मंदिर देखने को मिलेगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं लोग। देखिए, इसके शिखर ऊंचे नीचे होते हैं। कहने का मतलब जो इसके शिखर बने होते हैं कभी नीचे कभी ऊंचे होते हैं। ठीक है। शिखर के नीचे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, और शिखर के नीचे यानी जो गुंबद वाला होता है उसके जस्ट नीचे किसकी मूर्ति रखी जाती है? तो भगवान की मूर्ति रखी जाती है। जहाँ भगवान की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहा जाता है। और जहाँ भगवान को स्थापना दिया जाता है यानी रखा जाता है उसे किस नाम से जानता है? गर्भगृह के नाम से जानते हैं। ठीक है। पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह क्या होता है? गर्भगृह होता है। पूरे मंदिर का सबसे प्रमुख जगह क्या होता है? गर्भगृह होता है। गर्भगृह में ज़्यादा भीड़ ना हो इसलिए इसमें कई
कोई मंडप बने होते हैं। कहने का मतलब गर्भगृह में भीड़ ना हो उसके लिए कोई मंडप बने होते हैं ताकि वहाँ लोग प्रतीक्षा करें यानी रुक जाए। ठीक है। गर्भगृह के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्ति होती है। जो कहने का मतलब गर्भगृह होता है उसके जस्ट बगल में या उसके दरवाजे पर गंगा और यमुना क्या होती है, गंगा और यमुना की मूर्ति बनाई होती है या मूर्ति होती है। इस शैली के मंदिर में 2 प्रकार की सीढ़ी होती है। अगर नागर शैली के मंदिर में 2 प्रकार की सीढ़ी होती है। ठीक है। शुरुआत की जो सीढ़ी होती है उसे जगती कहते हैं, यानी शुरुआत की जो सीढ़ी होती है शुरू में जो चढ़ते हैं लोग उसे जगती कहते हैं। और चढ़ने के बाद एक फिर चबूतरा सा बना होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, उसे चबूतरा। और अगली सीढ़ी को पीठ कहा जाता है। और अगली सीढ़ी को क्या बोला जाता है, पीठ कहा जाता है। इसे आप इसके बाद से कोशिश करेंगे कि आप लोग को फिगर के साथ हम समझाएं यहाँ पे फिगर लाकर। ठीक है। अभी तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए जैसे आप लोग घर में चढ़ते हैं तो घर पे चढ़ने के बाद 2 मंजिल पे जाना है, तब एगो सीढ़ी पार करते हैं। देखिए यहाँ पे एक चबूतरा खानी होता है ना, उसको पूरा प्लेन होता है। तो क्या हो गया, शुरुआती को जगती और जो एथी रहता है प्लेन रहता है उसे चबूतरा, और उसके आगे जो चढ़ते हैं उसे क्या बोला जाता है, पीठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीठ बोला जाता है। देखिए गर्भगृह और मंडप के बीच खाली जगह नहीं होते हैं। यहाँ और हो जाएगा। ठीक है, और हो जाएगा। गर्भगृह और मंडप के बीच क्या होता है, खाली जगह नहीं होते हैं। गर्भगृह के अंदर ही परिक्रमा होता है। और गर्भगृह यानी भगवान के गर्भगृह जिसमें बैठे हैं उसके जस्ट उसी में ही क्या कहते हैं, परिक्रमा किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई जगह नहीं होता है। देखिए नागर शैली की मंदिर कभी भी अकेली नहीं होती है, इसे 5 मंदिर के ग्रुप में मनाया जाता है, इसलिए इसे पंचायत शैली कहा जाता है। यानी कहने का मतलब नागर शैली के जितने भी मंदिर हैं कभी भी अकेला नहीं होगा। ठीक है। इससे 5 मंदिर के ग्रुप में, इसे 5 वहाँ पे 5 मंदिर के ग्रुप में बनाया जाता है। यानी बगल में कोई और देवता का मंदिर होगा, कोई और देवता का मंदिर होगा, इसलिए इसे पंचायत शैली कहा जाता है। नगर शैली कौन सा शैली, पंचायतन शैली कहा जाता है। देखिए इस मंदिर के चारों ओर बाउंड्री नहीं होती है, और नागर शैली के जितने भी मंदिर हैं उसके चारों ओर देखिए बाउंड्री नहीं हुआ रहता है। और किसी भी कुछ प्रकार का तालाब नहीं होता, और कोई किसी भी प्रकार का तालाब नहीं वहाँ पर होता है। कोई उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं होती है, और क्योंकि उत्तर भारत में नदियों की कोई कमी नहीं होती है जिसके कारण वहाँ पर तालाब वालाब कुछ नहीं होता है। ठीक है। और मंदिर में कोई भव्य गेट नहीं बनाया था, और मंदिर में क्या होता है, कोई भी विशाल भव्य गेट नहीं बनाया जाता है। इस शैली की कोई विशेषता थी जो उड़ीसा में है। कहने का मतलब इस शैली की एक विशेषता थी जो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उसे उड़ीसा शैली उसे उड़ीसा शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसकी एक शाखा मध्य प्रदेश में भी है। उड़ीसा यहाँ पे होगा। ठीक है। यहाँ पर उड़ीसा शैली के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पे नई जगह पढ़ रहा है। ठीक है। उड़ीसा, और इसका एक शाखा भी है किसका, नगर शैली का, जो मध्य प्रदेश में है, जो कंदरिया महादेव खुजराहो का मंदिर है। कहाँ है, कंदरिया महादेव खुजराहो का मंदिर है। अक्सर आप लोग देखिएगा ना, जो महादेव का मंदिर होगा नागर शैली का ही बना होता है। ठीक है। देखिए एक शाखा गुजरात में भी है जिसे सोलंकी शैली कहते हैं, और इसका एक शाखा कहाँ है, नगर शैली की एक शाखा कहाँ है, गुजरात में भी है जिसे सोलंकी के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे विमानन शैली। यहाँ पे 2 होगा, एक डला गया, 2 होगा, या विमानन शैली या द्रविड़ शैली। ठीक है। द्रविड़ शैली का विकास कुंभ, चोल और पल्लव काल में हुआ था। किसमें, जो विमानन शैली का जो विकास हुआ था कौन से काल में हुआ था, एक सेकेंड आप लोग रुक जाइएगा लो। कहाँ विमानन शैली, देखिए विमानन शैली का जो विकास हुआ था ना, चोल, ये नहीं रहेगा भाई, चोल और पल्लव काल में हुआ था। कौन से काल में, चोल और पल्लव काल में हुआ था। ये मंदिर हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। कहाँ, दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, वो उत्तर भारत में। देखिए दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी, इसलिए इस शैली में वहाँ तालाब होते थे। और कहने का मतलब उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पानी की कमी होती थी जिसके कारण उस मंदिर के आगे पास क्या होते थे, तालाब होते थे। यह शैली कृष्णा नदी से लेकर पूरी दक्षिण भारत में है। इसमें है कौन शैली,
विमानन शैली, ठीक है, या द्रविड़ शैली। ये कहाँ से कहाँ, कृष्णा नदी से लेकर और पूरी दक्षिण भारत में फैला हुआ है। देखिए इस शैली में भव्य मेन गेट होते थे, और विमानन शैली या द्रविड़ शैली में एक भव्य गेट बनाए जाते थे जिसे हम लोग इंटरेंस या गोपुरा कहते थे। क्या, इंटरेंस या गोपुरा के नाम से जानते थे। मेन गेट के कारण ही वहाँ चार दीवारी बनी होती थी, और मान लीजिए जहाँ मेन गेट बना होगा तो उसको तो घेरा करना पड़ेगा ना, तो मेन गेट के कारण ही क्या बोलते थे, चार दीवारी यानी बाउंड्री बना होता था। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में आता है, और यह भी विमानन शैली का भी मंदिर किस में आता है, तो पंचायतन शैली में आता है। देखिए मंदिर बीच में रहती थी। इस शैली की मंदिर सीढ़ीनुमा होती है, और सीढ़ीनुमा को ही विमानन कहा जाता है। कहने का मतलब जो विमानन शैली की जितने भी मंदिरें होती है, क्या चीज़ की होती है, सीढ़ीनुमा आकार की होती है। क्या होती है, सीढ़ीनुमा आकार की होती है, इसलिए इसे सीढ़ीनुमा को ही विमानन कहा जाता है। और सीढ़ी को क्या बोला जाता है, विमानन कहा जाता है। इसी कारण इस शैली को विमानन शैली कहा गया, और इसी के चलते इस शैली को किस नाम से, विमानन शैली के नाम से जाना गया था। देखिए विमानन शैली में जो मंडप और गर्भगृह साटा नहीं होता है। कहने का मतलब विमानन शैली में जो मंडप होता है और गर्भ जो होता है ना, वो साटा नहीं होता, ठीक है। इसमें कुछ अंतराल रहता है, क्योंकि यहाँ परिक्रमा किया जाता है, और यहाँ क्या किया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। वहाँ तो गर्भगृह में क्या था, जगह होता था, लोग वहीं परिक्रमा कर लेते थे नगर शैली में, ठीक है। लेकिन इस शैली में क्या होता था, जगह होता था, इसमें साटा नहीं रहता था। गर्भगृह के बाहर दरवाजे पर यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति लगाई जाती थी। जैसे आप लोग क्वेश्चन आ जाएगा कि किस शैली में यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति लगाई जाती थी, तो विमानन शैली या द्रविड़ शैली, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि गर्भगृह के बाहर किसके, यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति लगाई जाती थी, ठीक है। और नगर शैली में आप लोग पढ़े हैं लोग कि कौन सी इति का मूर्ति लगाया जाता था, आप लोग को बताए हैं। नगर शैली में यमुना और आप लोग को गंगा की मूर्ति क्या किया जाता था, लगाया जाता था उसके मूर्ति के बाहर, ठीक है। और इसमें यक्ष और याक्षिणी की मूर्ति को लगाया जाता था। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे लोग बेसर शैली। क्या है, बेसर शैली, ठीक है। देखिए यह शैली, ये जो शैली है ना, नगर, यह शैली नगर जो है द्रविड़ शैली का मिल, यानी नगर शैली, या इसको ऊपर कर देते हैं। कहने का मतलब जो बेसर शैली है, यह नगर शैली, यहाँ पर शैली नगर हो गया, उल्टा हो गया। आप लोग पहले इसको लिखिएगा, ठीक है। पहले नगर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है, यानी मिक्सिंग है। यह शैली विंध्य से कृष्णा नदी तक मिलता है। कहाँ से, विंध्याचल से लेके कृष्णा नदी तक मिलता है। कौन सा शैली, बेसर शैली। इसमें खुले प्रतिक्षण पथ होता है, और मंडप बहुत सुसज्जित होता है। कहने का मतलब इसमें जो प्रतिक्षण पथ होता है ना, यानी इंतजार करने का, वो खुला रहता है। और जो इसका मंडप होता है ना, बहुत, इसके मंडप को बहुत सजाया जाता है, जो कि क्या होता है, सुसज्जित होता है, ठीक है। अब हम लोग कल आप लोग को नगर शैली, बेसर शैली और विमानन शैली के बारे में क्या करेंगे, उदाहरण देंगे कि कौन कौन से इसमें मंदिरें हैं, और ये कौन कौन से मंदिर कौन कौन से शैली में बना हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग कल। थैंक यू। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।